Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to lecture number 41, second year mathematics, chapter number 7 vectors. And today's topic is dot or scalar product, and today's learning outcomes are the students will be able to find the condition for orthogonality of two vectors, and also they will able to use dot product of vectors to prove simple theorems of descriptive geometry. So now we will start today's lecture. Today's question is, what are perpendicular bisector of a triangle? कि आपके पास अब एक ट्राइंगल है, उसके अंदर perpendicular bisectors क्या होते हैं, ये रिकॉल करें। ये आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा हुआ है पहले। ये टर्म हमने आज यूज करनी है अपने क्वेश्चंस के अंदर। तो ये आज का क्वेश्चन है आपसे। तो इसका आंसर क्या है बेटा कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होती है? एक लाइन सेगमेंट होती है, या आपके पास रे होती है, या एक पूरा प्लेन होता है जो कि एक गिवन लाइन सेगमेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होता है और उस गिवन लाइन सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, मींस कि उसके मिड पॉइंट पे इसको मैच करता है, मींस उसके मिड पॉइंट पे इसको टच करता है। या आप इस तरह कह सकते हैं, एक लाइन सेगमेंट आपके पास ए बी है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होगा? ये जो आपके पास सी एम है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये ए बी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है और इस पे जो है 90 एंगल फॉर्म कर रहा है। तो ये बेसिकली क्या होता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो एक गिवन लाइन सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें और उसके साथ 90 का एंगल बनाए। तो ट्राइंगल्स में भी आपके पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं और तीन ट्राइंगल आपके पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं और वो तीनों आपके एक पॉइंट पे मीट करते हैं। और वो जो पॉइंट होता है जहाँ पे तीनों एक ही पॉइंट पे मीट करते हैं, उसे आप पॉइंट पर एक पर्टिकुलर नेम है, उसको कहते हैं सर्कमसेंटर। ओके, द सर्कमसेंटर वेयर ऑल थ्री परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्ट, वो कॉमन पॉइंट, जो ये कॉमन पॉइंट होता है उसको आप सर्कमसेंटर कहते हैं। ये आप देख सकते हैं ट्रायंगल गिवन है और इसमें आपको शो किया गया थ्री परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स है और वो तीनों आपके पास एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। इसी तरह आप कह सकते हैं कि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल्स है वो कंकरेंट है, मींस आपके पास उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है तीनों का वो आपके पास सेम है। तो ये कुछ चीज़ें थी हमारी जो हमने रिकॉल की बेटा। अब हम देख रहे हैं डॉट प्रोडक्ट और ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर्स क्या होता है। लास्ट लेक्चर्स में भी हमें डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं और वो आपस में दोनों आपस में 90 के एंगल फॉर्म कर रहे हैं और इनके दरमियान हम डॉट प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, तो बेसिकली हमें पता है डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ थीटा। अब थीटा यहाँ पे क्या है? 90। तो कॉस 90 जब आप लेंगे तो कॉस 90 आपको पता है 0 होता है। इसका मतलब है जो वेक्टर्स जो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं 90 को बनाते हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? 0 होता है। तो और इसी तरह अगर आपसे पूछा जाए या आपसे एक क्वेश्चन हो कि कब आपके पास जो है डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है, तो जब आपके पास दो वेक्टर्स आपके पास इनके दरमियान एंगल 0 बन रहा हो, आपके पास मींस वो पैरेलल हो आपस में, उनके दरमियान जो एंगल है वो 0 है, देन डॉट प्रोडक्ट विल बी मैक्सिमम, बिकॉज जो cos 0 होता है आपको पता है cos 0 जो होता है उसका आंसर क्या आता है? 1 आता है। सो एट 0 एंगल द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स विल बी मैक्सिमम। तो यहाँ से हमने देखा कि कब आपके पास डॉट प्रोडक्ट 0 होता है और कब आपके पास जो है वो मैक्सिमम वैल्यू देता है। तो आज जो हमारा टारगेट है बेटा, हमने एक्सरसाइज 7.3 जो हम स्टार्ट की हुई है उसमें क्वेश्चन नंबर 7 और 8 हम डिस्कस करेंगे। और जो आज हमने कुछ चीज़ें देखी हैं उनको हम यूज करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास है कि शो दैट द मिड पॉइंट ऑफ अ हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इट्स वर्टेक्स। कि आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसका जो हाइपोटेन्यूज है उसका जो मिड पॉइंट है बेटा, उस मिड, अगर आपके पास ये मिड पॉइंट है तो ये मिड पॉइंट जो है तीनों वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर है। मतलब कि आपको पता है ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स होते हैं, तो जो मिड पॉइंट है हाइपोटेन्यूज पे वो आपके पास तीनों वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पे मौजूद है। तो हमने ये प्रूव करना है। सेकंडली हमें प्रूव करना है प्रूव दैट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल आर कंकरेंट बाय यूजिंग द वेक्टर्स। हमने वेक्टर्स और डॉट प्रोडक्ट को यूज करते हैं हमें शो करना है कि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं वो ट्रायंगल के वो कंकरेंट होते हैं, मतलब कि वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं। तो ये दो क्वेश्चंस बेसिकली हमारा आज टारगेट है बेटा। तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7, कि हमें शो करना है कि जो आपके पास मिड पॉइंट है आपके पास जो ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज पे वो इक्वल डिस्टेंस है फ्रॉम इट्स वर्टेक्स। तो सबसे पहले सपोज देखें आपके पास ये डायग्राम है, यहाँ देखें आपके पास ये आपके पास ट्रायंगल है, जो राइट एंगल ट्रायंगल। हमने इस राइट एंगल ट्रायंगल इस तरह बनाई है बेटा, देखिए ये जो आपके पास एक पॉइंट है ये उसका ओरिजिन है, ठीक है। और ये आपके पास ये ए वर्टेक्स है जो आपके पास एक्सिस पे है और ये बी वर्टेक्स आपके पास वाई एक्सिस पे है। और ये आपके पास जो एम मिड पॉइंट है ये आप देख सकते हैं जो ए बी है जिसका हाइपोटेन्यूज है, और इस ए बी का जो मिड पॉइंट है वो एम है। तो
अब एक जो आपके पास वर्टेक्स है वो आपके पास ओरिजिन बेस का मतलब है इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 0 0। सिमिलरली जो आपके पास वर्टेक्स ए है जो एक्स एक्सिस पे उसके कोऑर्डिनेट्स ए और 0, और आपके पास जो बी आपके पास वर्टेक्स है जो आपके पास वाई एक्सिस पे उसके कोऑर्डिनेट्स 0 एंड बी, मींस एक्स की वैल्यू 0 होती है वो वाई एक्सिस पे। अब हम चाह रहे हैं एम, इस जो आपके पास मिड पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट हम मालूम करना चाह रहे हैं। आपने सपोज किया कि एम इज लेट एम बी द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज, नो कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम। आपने लास्ट हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा कि एक रेशियो फार्मूला होता है कि अगर लाइन सेगमेंट आपके पास एक पॉइंट अगर किसी लाइन सेगमेंट को किसी रेशियो में डिवाइड करें तो हम क्या करते हैं उसका पोजीशन वेक्टर फाइंड करते हैं किस तरह। ये आपके पास होता है कि जो रेशियो का पार्ट क्यू होता है इनटू वेक्टर ए प्लस जो पी पार्ट होता है रेशियो का इनटू वेक्टर बी डिवाइडेड बाय पी प्लस क्यू। और ये भी हमने देखा था कि जब आपके पास ये पॉइंट मिड पॉइंट बन जाता है तो आपके पास पी रेशियो क्यू जो आपके पास 1:1 आ जाता है, तो आपके पास ये जस्ट दोनों एंड पॉइंट्स के जो वेक्टर्स होते थे आपके पास उन दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2। तो सिमिलरली इसी चीज को हम यूज करेंगे बेटा कि बेसिकली यहाँ पे आपके पास क्या है, जो इसका पोजीशन वेक्टर है वो बेसिकली क्या आपके पास बी है और इसका पोजीशन वेक्टर क्या है वो ए है। इसका मतलब है जब आप इनका एम के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो क्या आ जाएगा a प्लस बी बाई 2, और जब इसको सेपरेटली डिवाइड करेंगे तो आपके पास कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा आपका a/2 और जो y कोऑर्डिनेट आएगा b/2। तो ये आपके पास कोऑर्डिनेट्स आ गए एम पॉइंट के जो कि बेसिकली मिड पॉइंट है हाइपोटेन्यूज का। ये आपके पास इसके कोऑर्डिनेट्स आपने फाइंड कर लिए। अब हमने 3 वेक्टर्स फाइंड करने हैं। कौन कौन से? हमने देखना है कि ये जो ओ एम वेक्टर है इसका ये जो पहले हम वेक्टर फाइंड करेंगे फिर इसका डिस्टेंस चेक करेंगे इस तरह, ए एम जो आपके पास वेक्टर है ये हम फाइंड करेंगे इस तरह, बी एम वेक्टर फाइंड करेंगे। फिर हम देखेंगे तीनों जो है इनका डिस्टेंस है जो इनका मैग्नीट्यूड है वो तीनों का सेम है, मतलब कि जो आपके पास बी एम जो आपके पास डिस्टेंस है और ए एम डिस्टेंस है और ओ एम डिस्टेंस है, क्या ये तीनों डिस्टेंस सेम है? अगर ये तीनों डिस्टेंस सेम आते हैं तो हम ये प्रूव कर पाएंगे कि जो मिड पॉइंट है वो इक्वल डिस्टेंस है फ्रॉम ऑल द वर्टेक्स। सबसे पहले हमने ए एम जो है वेक्टर फाइंड करना है, तो ए एम वेक्टर क्या है? बेसिकली पोजीशन वेक्टर ऑफ एम माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो आपके पास एक्स कंपोनेंट्स में एक्स कंपोनेंट माइनस होगा और वाई में से वाई, तो आपके पास एक्स कंपोनेंट एम का जो है a/2 है माइनस ए जो आपके पास ए का एक्स कंपोनेंट है इंटू आई यूनिट वेक्टर प्लस और वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर जो आपके पास एम पॉइंट है उसका और माइनस जो आपके पास वाई कंपोनेंट है ए का। वाई कंपोनेंट ए का क्योंकि एक्स एक्सिस पे मौजूद है तो वो वाई कंपोनेंट 0 है, तो ये b/2 माइनस 0। जब इसको सॉल्व करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा माइनस a/2 आई प्लस b/2 j। ये आपने ए एम वेक्टर फाइंड कर लिया। कौन सा वेक्टर? ये आपके पास यहाँ से ये वाला जो वेक्टर है ये आपने ए एम वेक्टर फाइंड कर लिया। सिमिलरली ओ एम वेक्टर फाइंड करेंगे, ओ के कोऑर्डिनेट्स क्या है 0 0, तो एम के कोऑर्डिनेट्स क्या है a/2 और b/2। जब a/2 में से 0 माइनस करेंगे और b/2 में से 0 माइनस करेंगे तो आपके पास सेम वही आपके पास कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे जो एम के कोऑर्डिनेट्स है, तो ओ एम वेक्टर आपके पास क्या आ जाएगा a/2 आई और प्लस b/2 j। आपने ये वेक्टर भी फाइंड कर लिया, ओ एम फाइंड कर लिया। अब आपके पास लास्ट वेक्टर कौन सा? आपके पास बी एम फाइंड करना है। अब आप क्या करेंगे एम के कोऑर्डिनेट में से बी के कोऑर्डिनेट्स माइनस करेंगे, ठीक है। अब आपके पास एम का जो आपके पास एक्स कोऑर्डिनेट है वो क्या a/2, जबकि बी का एक्स कोऑर्डिनेट 0 है क्योंकि ये वाई एक्सिस पे है तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 है, और इंटू आई वेक्टर प्लस b/2 माइनस बी। अब इसका बी एम एम का बी जो आपके पास वाई जो कोऑर्डिनेट है वो माइनस जो आपके पास बी का वाई कोऑर्डिनेट है बी, उन दोनों को माइनस किया तो आपके पास रिजल्ट क्या है a/2 आई माइनस b/2 j। ये तीनों यूनिट वेक्टर, ये तीनों अपने वेक्टर जो है ए एम और ओ एम और बी एम अपने फाइंड कर लिए, ठीक है बेटा। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, हमें ये देखना है कि क्या ये तीनों की जो लेंथ है मीन जो तीनों का मैग्नीट्यूड है क्या सेम है, क्या ये तीनों एक सेम डिस्टेंस पे हैं। मतलब कि जो ओ एम का डिस्टेंस आप फाइंड करेंगे, ओ एम की लेंथ फाइंड करेंगे, ए एम की लेंथ फाइंड करेंगे और बी एम की लेंथ फाइंड करेंगे, मीन इनका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। अगर ये तीनों की वैल्यू सेम आ गई इसका मतलब है जो एम जो पॉइंट है वो तीनों से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर मौजूद है। तो हम क्या करेंगे ए एम का बेटा मैग्नीट्यूड फाइंड करने जा रहे हैं, तो ए एम का मैग्नीट्यूड आप किस तरह फाइंड करते हैं? आपका जो ए एम वेक्टर फाइंड किया है इसके एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर और उन दोनों को ऐड करेंगे उसका स्क्वायर रूट लेंगे। ये आपने एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट दोनों का स्क्वायर लिया उनको ऐड किया तो आपके पास क्या आ गया a² / 4 प्लस b²/4। इनको आपने ऐड कर लिया, ये आपके पास कॉमन जो है लाइक टर्म्स हैं तो लाइक टर्म्स को ऐड किया तो आपके पास 4 आपके पास डिनोमिनेटर में आ गया और a² प्लस b²। अब होल का स्क्वायर रूट है तो आपके पास 4 का स्क्वायर रूट आपको पता है 2, तो आपके पास 2 और स्क्वायर रूट से बाहर आ गया तो आपके पास आंसर आ गया a² प्लस b² स्क्वायर रूट बाय 2। आपके पास ये ए एम का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया। सिमिलरली हम बी एम का भी मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे और ओ एम का भी मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, और अगर तीनों के आंसर्स बराबर आ जाए तो हम ये प्रूव कर पाएंगे कि आपके पास जो एम है वो तीनों से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर है। अब हम नेक्स्ट देखें, आपके पास हम फाइंड करने जा रहे हैं बी एम। तो बी एम में भी आप क्या करेंगे, जो बी एम वेक्टर फाइंड किया उसका एक्स जो कंपोनेंट है उसका स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट स्क्वायर को सॉल्व किया आपने और इसको सिंप्लीफाई करके देखें आप, इसका रिजल्ट भी आपके पास वही आ रहा है a² प्लस b² स्क्वायर रूट बाय 2।
और सिमिलरली जब ओ एम आपने जो वेक्टर फाइंड किया था उसको जब आप उसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो उसका एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, और उनको दोनों को जो सॉल्व ऐड किया आपने, सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया, तो अगेन आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट बाय 2 आपके पास। तो आप देख सकते हैं जो तीनों आपके पास रिजल्ट है ए एम और ये सॉरी यहाँ पे ओ एम है, ओ एम और बी एम, ये तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है। इसका मतलब आपने प्रूव कर दिया कि जो एम पॉइंट है जो बेसिकली मिड पॉइंट था हाइपोटेन्यूज का एक राइट एंगल ट्राइंगल पे, वो आपके पास तीनों वर्टेक्स से सेम डिस्टेंस के ऊपर है, मतलब कि वो उसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम एवरी वर्टेक्स इज इक्वल। सो यहाँ आपने ये प्रूव कर दिया जो बेसिकली आपकी रिक्वायरमेंट थी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखने बेटा, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है कि इसमें वही जा रहा है कि प्रूव दैट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल कंकरेंट, कि आपके पास जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं ट्रायंगल के वो कंकरेंट होते हैं, मींस वो जो आपके पास एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं। तो यहाँ देखें आपके पास जो डायग्राम है, इस डायग्राम को आपने समझे, बेसिकली जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स की, वो क्या थी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऐसे ऐसा लाइन सेगमेंट होता है जो कि गिवन लाइन को दो उसके मिड पॉइंट पे उसको टच करें, मींस कि उसको डिवाइड करें दो इक्वल पार्ट्स में और उस पर 90 एंगल भी फॉर्म करें। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ BC देखें, इसका जो मिड पॉइंट आपके पास मिड पॉइंट है वो ई पॉइंट बन रहा है और ये बेसिकली क्या है 90 एंगल भी फॉर्म कर रहा है। इस तरह AB का भी आप देखें तो ये D मिड पॉइंट है इसका और ये आपके पास इसको इस पे 90 एंगल भी फॉर्म कर रहा है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। सिंपली F जो है आपके पास ये AC का मिड पॉइंट है और ये बेसिकली इस पे 90 एंगल भी फॉर्म कर रहा है। हम सबसे पहले क्या सपोज करते हैं, इसका सोल्यूशन देखते हैं कि लेट ABC बी द वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल with A, B and small c having position vector उनके small a b c है, मतलब कि हमारे पास A, B और C एक आपके पास वर्टेक्स और ट्रायंगल है और A का जो पोजीशन वेक्टर स्मॉल a है, B का स्मॉल b है और C का स्मॉल c है। ओके बेटा, और आल्सो कंसीडर D, E, F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स A, B, C एंड C, और जो हमने अभी मैंने आपसे डिस्कस किया पहले कि A, B का जो मिड पॉइंट है वो D है, इस तरह जो B, C का मिड पॉइंट है वो E है और सिमिलरली F जो है मिड पॉइंट है वो A, C का या C, A का आपके पास जो लाइन सेगमेंट है उसका है। ओके, अब हम चाह रहे हैं जो हमने मिड पॉइंट्स कहा है उनके हम पोजीशन वेक्टर फाइंड करना चाह रहे हैं। ठीक है बेटा, अब बेसिकली क्योंकि आपके पास ये D और E, F हम कह चुके हैं कि मिड पॉइंट है और बाय डेफिनेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दे आर ऑलवेज मिड पॉइंट ऑफ द गिवन लाइन सेगमेंट। सो पोजीशन वेक्टर बाय यूजिंग अगेन द फार्मूला ऑफ रेशियो फार्मूला जो आपके पास है और मिड पॉइंट फार्मूला, आपके पास अगर ये D पॉइंट फाइंड करना है, D के अपने कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है, तो बेसिकली क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस A, पोजीशन वेक्टर ऑफ B, दोनों को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे, तो बेसिकली इसके पोजीशन वेक्टर क्या आ गया D का A प्लस B बाय 2। सिमिलरली पोजीशन वेक्टर ऑफ E क्या आ गया B प्लस C बाय 2। ये जो E का इसका पोजीशन वेक्टर प्लस C का पोजीशन वेक्टर दोनों को ऐड करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे, और पोजीशन वेक्टर F कैसे फाइंड करेंगे, A का पोजीशन वेक्टर C का पोजीशन वेक्टर दोनों को ऐड और 2 पे डिवाइड किया। तो बेसिकली ये तीनों के आपने जो मिड पॉइंट्स हैं उन तीनों के आपने मिड पॉइंट पोजीशन वेक्टर फाइंड कर लिए। ये आपके पास जो है पहला आपने ये काम कर लिया। अब बेसिकली हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व कैसे करना है कि हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे कि दो जो आपके पास ये परपेंडिकुलर जो है हमने जो हमने वेक्टर्स अभी कहा है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं, हम कहेंगे उनका एक इंटरसेक्शन पॉइंट कॉमन है वो O है। ठीक है, और उनको दोनों को सॉल्व करते हुए हम तीसरे को से ड्राइव कर लेंगे कि तीसरे का पॉइंट B O है। तो इस तरह हम ये प्रूव कर पाएंगे कि तीनों का जो आपके पास जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो सेम है। तो देखें स्टार्ट कर रहे हैं कि लेट राइट बाइसेक्टर ऑफ AB एंड BC। हमने क्या किया कि जो AB साइड थी और जो BC साइड थी, हमने कहा इसका जो राइट बाइसेक्टर है वो क्या है, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट O के, वो दोनों का राइट बाइसेक्टर पॉइंट O पे इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब कि ये जो आपके पास इसका राइट बाइसेक्टर और इसका दोनों पॉइंट O पे बाइसेक्ट कर रहा है, विच इज द ओरिजिन, जो कि आपके पास ओरिजिन है आपके पास वो सेंटर पॉइंट है। ओके, और सिमिलरली आप ये भी है आपके पास ये भी इंफॉर्मेशन है कि OD जो है परपेंडिकुलर है AB के, बाय द डेफिनेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये जो OD है आपके पास, ये जो आपके पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये OD जो है ये किस पे परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है AB पे। सिमिलरली आपके पास जो ये जो OE है ये परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, BC के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि OD परपेंडिकुलर है AB पे बाय द डेफिनेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इट्स मीन by using dot product definition, if two vectors are perpendicular then dot product will be 0. So OD into AB उनका dot product के बराबर होगा 0 के, by the definition of dot product के perpendicular vectors अगर होंगे तो उनका dot product 0 होगा। अब आपने क्या किया है, जो AB वेक्टर था आपके पास, जो OD वेक्टर था और जो आपके पास AB वेक्टर था, दोनों के आपने जो वेक्टर्स की वैल्यूज लिखी और उनको सॉल्व कर रहे हैं। आपको पता है जो OD है आपके पास वो क्या है, A प्लस B बाय 2, उसका पोजीशन वेक्टर ये है, और जो आपके पास AB है जो आपके पास ये देखें, ये आपके पास A, ये नीचे आपके पास डायग्राम गिवन है, हम इसको देखते हैं। ये आप देख रहे हैं AB जो है, अगर हमने AB वेक्टर फाइंड करना है बेटा तो ये आपके पास AB लाइन सेगमेंट है। तो अगर हम इसका AB का
वेक्टर फाइंड करेंगे तो आपके पास क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। अगर ए बी वेक्टर फाइंड करना, पोजीशन वेक्टर आपके पास बी क्या है, आपके पास स्मॉल बी माइनस स्मॉल ए, तो आपके पास ए बी का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, जो वेक्टर आएगा बी माइनस ए, तो आपने ए बी की जगह बी माइनस ए लिख लिया। अब आपके पास ये 2 डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे 0 है, वहां जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा। ओके, तो आपके पास क्या चीज रह गई, आपके पास बी प्लस ए और बी माइनस ए, ओके, इज इक्वल टू 0। अब आपके पास क्या है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले बी बी से मल्टीप्लाई होगा, फिर बी ए से मल्टीप्लाई होगा, फिर ए बी से मल्टीप्लाई होगा, ए डॉट बी और ए डॉट माइनस ए, ये आपके पास आपने जस्ट हर टर्म को मल्टीप्लाई करके आपने इस तरह लिख लिया। अब आप एक चीज और हमने पढ़ी थी कि कम्यूटेटिव लॉ पढ़ा था कि जो आपके पास जो बेसिकली डॉट प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव होता है, मतलब कि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपके पास ए डॉट बी आ रहा है और लास्ट में बी डॉट है, तो इस बी डॉट की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ए डॉट बी लिख सकता हूँ बाय यूजिंग कम्यूटेटिव लॉ। तो मैंने ए डॉट बी यहाँ लिख दिया, तो आपके पास फर्स्ट टर्म भी ए डॉट बी है और लास्ट में माइनस ए डॉट बी है, तो दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए। और सेंटर में देखे ए इंटू ए, जब आपके पास दो सिमिलरली दो आपके पास टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं और दोनों सेम आपके पास है, तो वो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। और आपके पास प्लस बी है तो ये बी स्क्वायर, तो इसका मतलब है ये ए माइनस का है, तो आपके पास माइनस वाली टर्म बाद में और प्लस वाली पहले आपने लिखी, तो बी का स्केयर मीन मैग्नीट्यूड का स्केयर माइनस ए के मैग्नीट्यूड का स्केयर, मतलब जो आपके पास ये पोजीशन वेक्टर है ये कोई ना कोई वैल्यू है, तो बेसिकली आपने उन दोनों को क्या किया, दोनों को स्केयर की फॉर्म में आपने मैग्नीट्यूड की फॉर्म में शो कर दी, तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आपके पास यहाँ से आ गई बाय यूजिंग द इंफॉर्मेशन दैट ओ डी बेसिकली जो है आपके पास परपेंडिकुलर है ए बी के। ओके, अब हम देखने जा रहे हैं कि जो बी सी आपके पास जो ओ ई है आपके पास, ये जो हमने इस पॉइंट को ई कहा था आपको, ये जो ई पॉइंट है ये ओ ई है, किस पे परपेंडिकुलर है, ये आपके पास ये बी सी पे है। तो इसका मतलब है इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, क्योंकि by using definition of dot product when the two vectors are perpendicular then the dot product will be 0। Similarly OE आपने फाइंड किया हुआ वो है b plus c by 2, और आपके पास अगर BC फाइंड करना है, अब BC का आपने फाइंड करना है, तो BC वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे बेटा, पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B, तो स्मॉल c माइनस स्मॉल b आपके पास क्या आ जाएगा, BC की वैल्यू आएगी, तो यहाँ आपने C माइनस B ये आपने BC का वेक्टर लिख लिया। ओके बेटा, 2 अगेन नीचे आपके पास राइट साइड जाकर 0 हो जाएगा। तो जब इसको सिमिलरली आप सॉल्व करेंगे लाइक दिस, जब आपने अबव मल्टीप्लिकेशन किया तो आपके पास जो आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट द c magnitude square minus b magnitude square। ओके बेटा, आफ्टर सॉल्विंग दिस अगेन सिमिलरली लाइक द अबव वी डिड, हमारे पास ये आंसर आ जाएगा आपके पास जो फाइनल आंसर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आपने इसको सॉल्व कर लिया। अब बेसिकली हमने जब स्टार्ट किया तो मैंने आपको बताया था कि हम दो इन्फॉर्मेशन हमने लेट कर लिया कि इन दोनों का जो दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इनका इंटरसेक्शन पॉइंट ओ है, और हम थर्ड को यहाँ से इन दोनों से प्रूव कर देंगे कि थर्ड का पॉइंट भी वही है, तो यहाँ से हमारा प्रूव हो जाएगा कि तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट आपके पास वो एक ही पॉइंट बनता है। तो यहाँ से हमने क्या किया, ये दो इक्वेशंस को अब सॉल्व करने जा रहा हूँ बेटा, इन दो इक्वेशंस को जो आपके पास A1 और 2 है। आप देखें इसमें B जो आपके पास मैग्नीट्यूड स्क्वायर है वो माइनस में है, यहाँ पे प्लस में, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ तो ये दोनों क्या हो जाएगा, B और प्लस माइनस B आपको कैंसिल आउट होगा, आपके पास रिमेनिंग क्या चल जाएगी, C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। तो यही किया मैंने, एडिंग 1 एंड 2 आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। ओके, तो आप इसको अगर आप अब हम रिवर्स जा रहे हैं, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक टाइम सी प्लस ए और एक दफा सी माइनस ए इनटू डॉट, बीच में डॉट प्रोडक्ट इन दोनों का। ओके, तो अब यहाँ से बेसिकली क्या है, अगर आप इसको देखना चाहें, जब इसको मैं 2 से डिवाइड करता हूँ और दोनों साइडों पे राइट साइड पे 0 है तो 2 से डिवाइड करूंगा तो 0 ही आएगा, लेकिन जब 2 से डिवाइड किया मैंने तो ये सी वाला ए वाले से आपको 2 डिवाइड कर दिया और सी माइनस ए एज लिख दिया। अब सी माइनस ए क्या है आपके पास बेटा, ये जो आपके पास ए सी है, आपके पास जो ए सी वेक्टर है ये आपके पास जो है वो क्या बनता है, आपके पास जो सी ए आपके पास ए सी वेक्टर की वैल्यू अगर फाइंड करना चाहें तो वो आपके पास क्या है, ए सी वेक्टर जो है वो आपके पास पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो सी माइनस ए बेसिकली आपके पास इसको शो कर रहा है, ये आपको शो कर रहा है ए सी को, और जो सी प्लस ए बाई टू है ये हमने फाइंड किया हुआ है, ए प्लस सी बाई टू, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास ये मिड पॉइंट है ए सी का, और वो आपके पास क्या है, पोजीशन वेक्टर ओ एफ है। इसको आपने एफ का नाम दिया था प्रीवियस स्लाइड के अंदर, हमने इसको एफ का नाम दिया हुआ है, इसको डी का नाम दिया हुआ है और इसको ई का नाम दिया हुआ है। ओके बेटा, तो यहाँ पे आपके पास इसकी जगह हमने क्या लिख दिया ओ एफ, और ओ एफ डॉट ए सी, क्योंकि बीच में डॉट है इसका मतलब इन दोनों को शो कर रहा है कि डॉट प्रोडक्ट क्या है, राइट साइड पे 0, इसका मतलब है ओ एफ जो है आपके पास आ गया परपेंडिकुलर है किसके, ए सी के। हमने ये प्रूव कर दिया कि यहाँ से कि ओ जो आपका एफ है ये वाला आपके पास जो लाइन है, लाइन सेगमेंट है, ये किसके, ए सी के परपेंडिकुलर है। ओके बेटा, तो यहाँ से हमारे प्रूव कर दिया कि जो ओ एफ है इज राइट बाइसेक्टर ऑफ ए सी, क्योंकि वो परपेंडिकुलर है और मिड पॉइंट पहले था तो राइट बाइसेक्टर है, और यहाँ पे ओ आपके पास पॉइंट आ रहा है
और बाकी सब में भी ओ ई आपके पास आ रहा था, लास्ट में ओ डी आ रहा था। इसका मतलब है जो ओ है आपके पास वो कॉमन इसमें ऐसा पॉइंट है जो कॉमन है तीनों में। सो हेंस वी प्रूव दैट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर कंकरेंट। ये आपके पास वो तीनों जो आपके राइट बाइसेक्टर होते हैं वो क्या है आपके पास कंकरेंट है, वो आपके पास एक ही पॉइंट पे मीट करते हैं, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। सो दिस इज हाउ टू prove the perpendicular bisector of a triangle concurrent by using the vectors or also by using dot product of vectors। तो इससे हमने बेटा ये प्रूव किया। अब जो आपका प्रैक्टिस वर्क है बेटा यही क्वेश्चंस आपके पास जो हमने आज किए हैं 7 और 8 को आपने अच्छी तरह दोबारा देखना है एक दफा खुद करके, और आपने देखना कोई इसमें प्रॉब्लम होगी तो उनसे शेयर करनी है आपने। अब हम देखने जा रहे हैं कुछ एप्लीकेशंस, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा कुछ एप्लीकेशन। अब फर्दर हम डॉट प्रोडक्ट की कुछ और एप्लीकेशन देखने जा रहे हैं गेमिंग्स में, और आपके पास जो एनिमेशन मूवीज होती हैं उसमें भी आपके पास ये यूज होता है। तो हम देखते हैं कि वहाँ कहाँ कहाँ आप डॉट प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं और कैसे यूज कर सकते हैं। Vectors and linear algebra are huge in video game design, as vectors that are stored in the game can contain information on the velocities and relative positions of certain characters, for example. One use of this is determining whether one character is in another's field of view. Like, how should the game determine whether a guard sees you or not as you navigate an area? Well, what the game could do is first assign a field of view to the guard that would span some angle. Then, to determine whether your character is within that field, the game could calculate the unit normal vector for that guard, which points in the direction they're facing, and then it could create another unit vector going from the guard to your character. After performing the dot product, the resulting angle can be used to find the answer of whether you should be caught or chased or whatever in that moment. And in more general terms, the sign of the dot product tells us whether one player is in front of or behind another character or object. So with just a little vector analysis, the computer is able to mathematically understand what's going on within a game. But within entertainment, it's not just video games, as the dot product is also used when it comes to animated movies, specifically with the lighting and shadows. When you watch modern animated movies, all the shadows that you see aren't manually input by the animators. Instead, the physics of light is programmed into the software. Then they just need a light source, and the scene is lit according to those laws and equations. The one equation that really stands out when you look into this field is the rendering equation. And as scary as it looks, I was surprised to see just how understandable it is. So what does this tell us? And for the purpose of this video, why does the dot product show up? Well, first as a general overview, in the physical world, light comes from some source, like the sun or a light bulb, bounces off objects and into our eyes, which allows us to see it. But it's not just one reflection like this that takes place. Some light will come from the sun, bounce off an object, and lose some energy, then light up some other spot, and then from there bounce into our eyes. So there are many of these reflections that take place, which dissipate the energy of the light each time. See, like this spot on the tree trunk is not in direct sunlight, but it wouldn't be pitch black either because light is bouncing off other objects and illuminating that area. So it will be shaded, but of course you can still see it. Now, when it comes to the movies, animators have to create some 3D scene, like a house and balloons, a room of toys, or a tree and some rocks on a sunny day. There must also be a light source, whether on the screen or not. And then we, the viewers, are watching all of this on a 2D screen. Maybe we're supposed to see things from this left side. So now all we have to do is figure out the color of every pixel on that screen, and that's what we're going to see. So let's find what the color of this pixel should be from the rendering equation. First thing we're going to do is shoot a ray from our eye through that pixel into the scene and see what we hit first. In this case, we hit the tree. That point we're going to call x, and the vector going from there back to our eye is omega naught. Those are the letters you see up here in the equation. And L naught of that stuff is what we want to find. That's the color, or really the radiance, coming from point x in the direction omega naught through that pixel. Our goal is finding that value, and we're going to use the right hand side to do so. Now this जी बेटा आपने वीडियो देखी, इसमें हमने देखी डिफरेंट एप्लीकेशंस डॉट प्रोडक्ट की कि वीडियो गेम्स में, आपके पास एनिमेटेड मूवीज में, और उसके बाद 3D में
3D ग्राफिक्स में, ये तमाम जगह आपके पास ये डॉट प्रोडक्ट यूज़ होता है और बहुत सारी चीज़ें जो हैं हम इसके ज़रिए जो है वो ईजी करते हैं अपनी। तो आज की जो लेक्चर में हमने देखा कि बेसिकली कि आपके पास जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसमें हमने जो डिस्क्रिप्टिव ज्योमेट्रिक के प्रूव्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आज हमने देखा कि ट्रायंगल्स के जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं वो कन्फ्रंट होते हैं और हम उन्हें प्रूव किया बाय यूजिंग डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। सो you will able to give the answer of following question after this lecture, okay, how you see dot product, how we use dot product of vectors to prove simple theorems of descriptive geometry। आपने आज एक जो है वो थ्योरम देखा है, हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह और भी थ्योरम देखेंगे। तो ये आपने इस क्वेश्चन का आंसर भी दे सकते हैं और आल्सो यू कैन गिव द आंसर हाउ टू फाइंड द कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ टू वेक्टर्स के आपके पास दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो वो क्या कंडीशन होती है। तो ये कुछ आपके पास क्वेश्चंस थे जो आज के लेक्चर के बाद आप इजी इनके आंसर्स दे सकते हैं। तो बेटा जो आज हमने सीखा उसको आपने जो भी काम किया उससे आपने देखना है और अगर आपकी जो भी क्वेरीज होगी वो आपने मुझसे डिस्कस करनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।